जात देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना क्षेत्र देखेंगे, ना भाषा देखेंगे, ना लिंग देखेंगे, हम सब में अपने ईश्वर को देखेंगे। हम 130 करोड़ भारतीयों की बात करेंगे। मुझे ध्यान आता है कि 18 मई 2014 को इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है द गार्जियन, उस गार्जियन में इंग्लिश में एक एडिटोरियल आया था। उसकी 3 लाइनें बहुत सोचने और समझने योग्य मुझे लगी, मैं बोलना चाहूंगी। वो एडिटोरियल ने कहा था कि आज यानी 18 मई 2014 को फाइनली द ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया, यानी अंग्रेज आज भारत छोड़कर चले गए। कांग्रेस का राज अंग्रेजों के ही राज जैसा था। कुछ परिवार राज करते थे, गरीबों का शोषण होता था, अंग्रेजियत का बोलबाला था, भारतीय स्वाभिमान के चिन्हों की अवहेलना होती थी। पर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई। अब ये एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर लिख रहा है। जब मोदी जी की सरकार आई उसके इमीडिएटली बाद लिख रहा है। क्यों लिख रहा है तो हमें ध्यान में नहीं आया कि क्या कारण है वो ऐसा लिख रहा है। पर जब लाल किले से 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया, तब समझ आया कि लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है। क्योंकि वहां जब बात की गई ना, वो बड़े बड़े वर्ड्स का यूज नहीं किया गया। वो जीडीपी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इस सब की बात नहीं की गई। वहां बात की गई जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है और उस व्यक्ति में भी महिला खड़ी है ना, उसकी बात की गई। कहा कि आज दुनिया मुझे सुन रही है, पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भारत की मेरी मां, मेरी बहन खुले में शौच जाती है, ये उसके सम्मान पर आघात है। और हम संकल्प लें कि करोड़ों शौचालय बना देंगे। प्रधानमंत्री, इतने बड़े वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री, और ऐसी बात लाल किले से कर रहे हैं। पर आप देखिए, शौचालय ही नहीं बने, उसके बाद 2014 से 2019 तक ध्येय क्या रहा? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान। वो जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा, इस सरकार के और उसकी योजनाओं का ये तय करेगा कि ये सरकार सफल है कि नहीं है। आप देखिए, 2014 में जब मोदी जी आए, हजारों गांवों में बिजली नहीं थी 70 साल तक नहीं थी। आज क्या आवश्यकता था होने की? नहीं, वो करोड़ लोगों के यहां बिजली पहुंचाई गई, उनके जीवन को रोशन किया गया। 30 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खोले गए जीरो बैलेंस के ऊपर। अब तक जब गरीब बैंक जाता था ना, उसको फटकार के भेज देते थे, चल हट, बैंक में तेरा क्या काम। अब बैंक मैनेजर उसके घर तक पहुंचे हैं, नॉक नॉक, वी आर हियर, हम चाहते हैं अपना बैंक अकाउंट खोलें। उस गरीब को भी बैंक अकाउंट का एक्सेस करवाया, किस लिए? कि बिचौलियों को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। जो टारगेटेड स्कीम्स होंगी सीधा वो लोगों के हाथ में, उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेंगी। मुद्रा लोन 15 करोड़ से ज्यादा, 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक के मुद्रा लोन। आप फल सब्जी की रेडी लगाना चाहते हैं, आप एक बुटीक खोलना चाहते हैं, आप ये अचार और पापड़ का काम करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, आप आइए ना, सरकार आपकी गारंटर बनकर रहेगी। आपको जमीन, स्कूटर, बाइक गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से लोगों को सशक्त किया गया। गैस चूल्हे, क्या हम जानते हैं कि 10 लाख से अधिक जो महिलाएं हैं वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, वो टीबी, फेफड़ों का रोग हो जाती थी और साल में 10 लाख से अधिक महिलाएं मर जाती थी। 7 करोड़ से अधिक चूल्हे दिए गए। उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत टॉयलेट्स बनाए गए, 9 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। मुझे ध्यान है, मैं उस समय उत्तर प्रदेश में गई थी चुनावों के दौरान, और वो 2 घटनाएं मुझे डिस्टिंक्टली याद आती हैं। वहां गई, दूर दराज का गांव था, ऐसा लगा कभी यहाँ पर डेवलपमेंट तो हुई नहीं है। वहां गई, 5-6 लेडीज को इकट्ठा किया, मैंने कहा हाँ अम्मा किसको वोट दोगे? तो उन्होंने कहा मोदी जी को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों, क्या किया उन्होंने आपके लिए? उन्होंने कहा कि उन्होंने शौचालय बनाया है। उनकी जो कॉलेज गोइंग गर्ल थी, डॉटर थी, वो खड़ी हो गई, कहते अम्मा शौचालय मत बोलो, इज्जत घर बोलो, कि इज्जत घर बना। यानी हम सोच नहीं सकते, उस महिला के इस इज्जत घर के लिए उसका परिवार खड़ा नहीं होता था, और यहाँ पर एक प्रधानमंत्री जी है जो सोच रहे हैं कि नहीं, वो
आखिरी मेरी बहन खड़ी है ना, उसको भी सम्मान के साथ जीने का हक है। आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस, यानी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कि आपको घुटने का ऑपरेशन कराना है, आपको हार्ट की बाईपास सर्जरी करानी है, आपके किडनी में स्टोन है, आपकी आईज का इलाज कराना है, 5 लाख तक का इलाज फ्री। आपके घर बिक जाता था, जेवर बिक जाते थे, अब सड़क पर आ जाते थे, इलाज नहीं पूरा हो पाता था। जीवन रक्षक दवाइयां 85% रेट्स को कम कर दिया गया। आवास 1.5 करोड़ से ऊपर घर बना दिए गए और कहा हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। 91% गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया। 25 से अधिक एयरपोर्ट्स बनाए गए। फिर रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य की बात की गई। सुरक्षा और स्वाभिमान, हम किसान की बात करते हैं, उनके लिए काम कौन करता है? 6,000 रुपया सम्मान के नाते हम किसान को देंगे। 10% रिजर्वेशन किसको मिलेगी? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, उसको सरकारी नौकरियां मिलेंगी, सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में उसको शिक्षा का प्रबंध होगा। किसी ने सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि आप परिवार के नाते सोचते थे, आप गरीब के बारे में सोचते ही नहीं थे। ये जो दिल था, ये धड़कता था उस दुखी व्यक्ति के लिए, उस पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए जो 70 साल से सोच रहा था कि अंग्रेज तो चले गए पर मेरा रूल नहीं आ पाया, मेरा राज्य नहीं आ पाया, इसको मैं अपना कह सकूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आ पाया। 2004 से 2014 तक हमने देखा था कमजोर नेता, मजबूर सरकार, अनिर्णय, भ्रष्टाचार, लगातार गाली पड़ती थी ना क्या? हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, तुष्टीकरण की राजनीति। कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आदत पड़ गई थी, कभी बॉम्ब ब्लास्ट यहां पर, कभी बॉम्ब ब्लास्ट वहां पर। मैं इसलिए इस पूरी जर्नी को याद करवा रही हूं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं और अभी कहां पर जाना है। 2016 में उरी पर अटैक, 2019 में पुलवामा पर अटैक, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। पर पाकिस्तान ने गलती कर दी। उसको लगा अरे वही सरकार चल रही है जो अब तक मणिशंकर अय्यर जी को भेजकर यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती कराती थी। आई एम सॉरी, द गवर्नमेंट हैड चेंज्ड। यहां पर जब आतंकवादी अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक से उसका जवाब दिया गया। और सेना तो पहले भी सक्षम थी, सैनिक तो पहले भी बलशाली थे, पर कुशल नेतृत्व नहीं था, वो जज्बा नहीं था कि घर में घुसकर मारेंगे। मुझे तभी याद आ गया जो हम अपनी स्कूल की बुक्स में पढ़ा करते थे कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और ये जो भाला पड़ा, ये जैशे मोहम्मद के टेरर कैंप्स के ऊपर पड़ा, उनको समाप्त कर दिया। पूरी रात जागे प्रधानमंत्री जी और अगले दिन क्योंकि भीड़ थी तो मेट्रो से सफर किया। इस्कॉन पहुंचे कि 800 किलो की जो गीता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट गीता, उनका अनावरण करना था। और जब वहां अनावरण करने को खड़े हुए तो कहते हैं कि सॉरी, आज थोड़ी सी देर से आ पाया कि मैं आज व्यस्त था। यानी कितनी भी आपदा आ जाए, कितनी भी विपदा आ जाए, पर लगातार जमीन से जुड़ना, लगातार कमिटमेंट्स को पूरा करना, ये लगता है हम सभी लोगों को ये सीखने की आवश्यकता है। फिर विपरीत परिस्थितियों में कैसे उसको अनुकूल करना, क्या था? चौकीदार चोर है, हर ओर बोला गया और दुनिया ने और भारत ने क्या बोला? मैं भी चौकीदार हूं। लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई, 303 सीट्स लेकर 2019 के चुनावों में फिर से प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बने। लाल किले से जब वो भाषण हुआ, मैंने फिर सुना, हम सब ने सुना उस भाषण को, कि 2014 से 2019 तक आवश्यकताओं की पूर्ति का समय था, लेकिन 2019 से 2024 तक आकांक्षाओं की पूर्ति का समय है। एक लाइन थी 1 घंटे के भाषण में। अब वो लाइन तो वैसे ही नजरअंदाज हो जाती है ना, ध्यान नहीं आया कि पहले आवश्यकताओं की पूर्ति का समय था, अब आकांक्षाओं की पूर्ति का समय है। ये किसकी बात कर रहे हैं? पर
वो मूर्तिकार के नाते जानते थे कि भारत के भविष्य को किस प्रकार से गढ़ना है। 3 बड़े विषय थे, लंबे समय से लंबित थे, हमारे मन के विषय थे, या जितने भी लोग बैठे हैं ना उनका दिल धड़कता है उन विषयों के लिए। विषय थे धारा 370 35A, 70 साल से लंबित था। विषय था ट्रिपल तलाक, कहते हैं 1300 साल से लंबित था। राम मंदिर 500 साल से लंबित था, विवादों में था। और CAA यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं के लिए भारत कब बोलेगा, कब कोई एक लाइन बोल देगा प्रधानमंत्री उन हिंदुओं के लिए जो रात को सोए थे तो वो हिंदुस्तान में सोए थे, सुबह उठे थे तो पाकिस्तानी हो गए थे, धर्म के आधार पर उन पर अत्याचार किया गया, लुट पिट कर वापस भारत में आ गए तो भारत उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं था। कहते हैं विदेशी है, कागज नहीं है, वापस भेजो, उन दरिंदों के पास वापस भेजो। कौन बोलेगा इनके लिए? कोई नहीं बोला, 70 साल तक नहीं बोल पा रहे थे। तो ये तीनों विषय थे, ये अपेक्षाएं थी, ये अपेक्षाएं थी इस भारत के भारतवासियों की कि हमारी सरकार आएगी तो ये सपने साकार होंगे। सपने ही तो थे। आदेश जी बैठे हैं, हम तो विद्यार्थी परिषद से जानते हैं एक दूसरे को। आदेश जी ध्यान कीजिए, जी ध्यान आता है जो विद्यार्थी परिषद की ओर से 1990 का वो एक अभियान चला था ना कि कश्मीर जाएंगे हम, और वहां जब कश्मीर जाएंगे, हम लोग कश्मीर गए थे उस समय, और वहां हम क्या बोलते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हम बोलते थे कि 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। अच्छा, उस समय पता नहीं था कि धारा 370 क्या है, 35A क्या है, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किस कारण से बलिदान किया। सुनते थे पर पता नहीं था, पता नहीं था कि 370 क्या कहता है। हम नहीं जानते थे कि धारा 370 यानी आर्टिकल 370 कहता है कि भारत की संसद संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं कर सकती। उसको पूछना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की असेंबली से। हमें नहीं मालूम था कि भारत का अलग संविधान है और जम्मू कश्मीर का एक अलग से संविधान है। हमने तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी उस समय नहीं पढ़ा था, मुझे ध्यान है मैं तो फर्स्ट ईयर में थी, कॉलेज में थी 1990 में। आप भी लगभग उसी समय के ये ध्यान आ रहा है आदेश जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने पढ़ा नहीं था, लोगों ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है, प्रस्तावना कहती है, We the people of India give ourselves this constitution based on equality, liberty, fraternity and justice। यानी हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं, हम भारत के लोग। लेकिन धारा 370 ने तो भारत को विभाजित कर दिया था। हम 2 तरह के लोग हो गए थे, एक जो भारत में रहते थे, एक जो कश्मीर में रहते हैं। इसलिए श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था, नेहरू सरकार को कहा था, संसद में कहा था कि 13 करोड़ जो भारत में रहते हुए मुसलमान है, अगर वो भारत के संविधान से सुरक्षित हैं, तो जो 25 लाख मुस्लिम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनको अलग संविधान किस लिए चाहिए? जवाब नहीं था किसी के पास। ये तो डिफॉल्ट सेटिंग बन गई थी नेशन की कि ऐसे ही होगा, 2 तरह के लोग होंगे। आर्टिकल 35A ये कितना एंटी दलित है, ये कितना एंटी हिंदुस्तान है, ये कितना एंटी इंडिया है और कितना एंटी विमेन है, ये तो मैं हैरान है कि पढ़ के तब नहीं पढ़ा था जी हमने। आर्टिकल 35A ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली तय करेगी कि वहां का स्थायी नागरिक कौन है। जो स्थायी नागरिक होगा उसको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाएंगी, राइट्स दी जाएंगी, सरकारी स्कूल में एजुकेशन और स्कॉलरशिप मिलेगी, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, जमीन खरीद सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। हमें नहीं था अधिकार। यानी जम्मू कश्मीर की लड़की कोई दिल्ली के लड़के से शादी कर लेगी, उसको ना वोट डाल सकती है, ना जमीन खरीद सकती है, ना नौकरी कर सकती है, ना वजीफा प्राप्त कर सकती है। जो दलित होगा ना, जो पंजाब से दलित फैमिलीज गई थी जम्मू कश्मीर में सफाई के लिए, उनको लिमिटेड सिटीजनशिप दी गई थी, लिमिटेड रेजिडेंटशिप दी गई थी, केवल सफाई करोगे। आपका बेटा ऑक्सफोर्ड से हार्वर्ड से पढ़ के डॉक्टर भी बनकर आ गया है, वो भी सफाई करेगा, वो डॉक्टरी नहीं कर सकता, वरना सारी राइट्स समाप्त हो जाएंगी। इतना बड़ा अन्याय नेहरू सरकार का अपनाए अन्याय कौन ठीक करेगा इसको? किसमें हिम्मत थी इसको ठीक करने की? किसमें जज्बा था ठीक करने का? 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया।
आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया, 35A समाप्त कर दिया गया विद वन स्ट्रोक, वन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। 70 साल से जो समाप्त नहीं हो पाया था, सुप्रीम कोर्ट उसमें हाथ नहीं डाल रही थी, फिनिश, समाप्त। यानी आज हम कह सकते हैं कि वो कहते ना, हमें खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, आंख बंद कर लूं कि छलक ही ना जाए। किसी को विश्वास था कि जो हम बचपन से कहते थे कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, तो सारा का सारा कश्मीर भारत के संविधान के तहत आ गया। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते, अमित शाह जी ना होते, तो एज अ लॉयर भी कह सकती हूँ, एज अ सिटीजन भी कह सकती हूँ, मुझे नहीं लगता ये मुमकिन था। तो जो सभी लोग बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, ये तभी हो पाया, नहीं तो कभी ना हो पाता। फिर ट्रिपल तलाक, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। खाने में मिर्ची तेज हो गई, नमक नहीं डला, सो के लेट उठी तो तलाक तलाक तलाक। मुझे ध्यान है कि मेरी हाईकोर्ट की चेंबर में एक लड़की आई, एयर हॉस्टेस थी वो, तो उसने कहा, यू नो माय हस्बैंड। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा, यू नो वी लिव टुगेदर फॉर 1 year, देन वी गॉट मैरिड। अब 6 महीने से हम पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं। मैंने कहा ओके। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहते 6 महीने से साथ रह रहे हैं, हस्बैंड कहता है कि एक और लड़की से वो शादी करेगा और यहाँ लेकर आएगा, हम दोनों वाइफ्स और एक हस्बैंड हम साथ एक घर में रहेंगे। मैंने कहा जंगल राज है क्या? मजाक बना रखा है क्या? जेल हो जाएगी उसकी पॉलीगैमी के तहत, वो 2 शादियां नहीं कर सकता है। उसने कहा आपने मेरा नाम नहीं पूछा। तो कहते हैं लॉयर्स टिपिकली व्हाट इज देयर इन नेम, शेक्सपियर ने कहा था ना व्हाट इज देयर इन नेम, ऐसा लगा एवरीथिंग इज देयर इन नेम। उसने कहा मेरा नाम है गुलफिशा। उसके बाद वो भी चुप थी और मैं भी चुप थी, क्योंकि हमारा कानून चुप था, हमारी कोर्ट चुप थी, हमारी पुलिस चुप थी। ऐसा लगा वो कह रही है कि माय नेम इज गुलफिशा एंड आई डू नॉट हैव राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ऐसा लगा कि उसकी आंखों में जो आंसू मैंने देखे हुए अब तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि मानो अपने पति से कह रही हो कि तलाक तो दे रहे हो कहर के साथ, तलाक तो दे रहे हो कहर के साथ, मुझे मेरा शबाब भी लौटा दो इस मेहर के साथ। मानो वो मोदी जी को कह रही हो कि ट्रिपल तलाक का केस सुप्रीम कोर्ट में आया है, इन लम्हों में कोई गलती मत कर दीजिएगा, वरना हमें सदियों तक सजा मिलेगी। कि वह दौर भी देखा है तारीख की इन आंखों ने, कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, हमारा साथ दीजिएगा। मैंने वो एफिडेविट पढ़ा है जो सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की गवर्नमेंट का एफिडेविट पढ़ा है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एफिडेविट में कहा कि हिंदू और मुस्लिम का इशू है ही नहीं, ये तो आदमी और औरत का इशू है, जो पावरफुल लोग हैं और पावरलेस महिलाएं हैं, ये उनका इशू है, ये उनकी बराबरी, सम्मान, समानता का, ये इज्जत का इशू है। हम मुस्लिम महिला के साथ खड़े हैं। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक इलीगल है, निरस्त किया जाता है। और उसके बाद कितनी कठिनाइयां हुई, लगातार लगातार ये बिल लाया गया और मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 लाया गया। और आज की डेट में अगर मुस्लिम आदमी कहते हैं तलाक तलाक तलाक, तो महिला बोलती है जेल जेल जेल। उसके बाद तलाक में बहुत कमी आई है। इसलिए ना धर्म देखो, ना जात देखो, ना भाषा देखो, ना लिंग देखो, 130 करोड़ लोगों के लिए जो बात करते हैं ना, वही हमारे मोदी जी हैं और शायद हम सब उनके अनुयायी हैं। राम मंदिर, राम मंदिर पर अभी जी ध्यान कीजिए कितनी बार बात की होगी कि कार सेवा पर जाना है, कितनी बार होगा कि ये मंदिर मस्जिद का इशू नहीं है, मंदिर तो सैकड़ों है, मस्जिदें भी सैकड़ों हैं, ये भारत के स्वाभिमान का इशू है। जैसे काबा और मक्का और मदीना हम सबके लिए श्रद्धेय है, जैसे बेथलेहम है हमारे लिए क्रिश्चियंस के लिए भी श्रद्धेय है, इसी प्रकार से राम जन्मभूमि हम सबके लिए श्रद्धा का विषय है। ये ऑर्डिनरी टेम्पल नहीं है, ये राम का जन्म स्थान है। इसलिए हमेशा हम लोग कहते थे कि हे ईश्वर, हमें भक्ति के साथ शक्ति भी चाहिए, कि विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, वरदान न दो चाहे लेकिन राघव के बाण मुझे दो, कि हमें वो शक्ति दो कि इस ये जो बाबर का चिन्ह है, बाबर से कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, बाबर किसी का बाप दादा नहीं है, वो एक आक्रमणकारी था, वो हिंदूज के लिए भी था, मुस्लिम्स के लिए भी था, क्रिश्चियंस के लिए भी था,
तो उसके जो भी चिन्ह है वो समाप्त होने ही चाहिए। तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम का इशू नहीं था, मंदिर मस्जिद का इशू नहीं था, ये भारतीय स्वाभिमान और भारतीय अपमान का विषय था। क्या कहा था कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में, जब 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, 2019 के इलेक्शंस के बाद रख दो। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो फिर 100 साल तक ये इशू पेंडिंग ही रहेगा। इस विवाद को हम सुलझाएंगे नहीं। डेट पे डेट ले रहे थे, कोर्ट्स को थ्रेटन कर रहे थे, जजेस को थ्रेटन कर रहे थे कि इंपीचमेंट मोशन ले आएंगे। मोदी गवर्नमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट के लॉयर्स ने कहा अर्ली हियरिंग एप्लीकेशंस लगाई, इमीडिएटली इस इशू को सुना जाए। कपिल सिब्बल जी ने कहा 14,000 पन्ने हैं, इन सबको उर्दू में है, फारसी में है, संस्कृत में है, हिंदी में है, इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। योगी जी की सरकार ने कहा हमें आप 4-5 महीने का समय दीजिए, हम सब ट्रांसलेट करेंगे विद इन 4 months। सबके सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। और फिर जो मोदी जी के वहां पर लॉयर्स गए, उन्होंने कहा प्लीज इसको जल्द सुनवाई कीजिए। डे टू डे हियरिंग पे लगा, सुनवाई हुई और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का साधुवाद करते हैं, यूनानिमस डिसीजन आया, 5 जजेस का डिसीजन आया कि पूरी की पूरी जमीन रामलला को दी जाती है। भवन निर्माण का कार्यक्रम आरंभ हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी उपस्थित रहे। मुझे वो राजेंद्र प्रसाद जी वाला सीन ध्यान आ गया, हम सबको ध्यान आया होगा कि वो भी कभी सोमनाथ का जब जीर्णोद्धार हुआ था तो वो भी वहां पर उपस्थित थे। तो इसलिए जब वहां भाषण में कहा, लोगों ने कहा कि केवल राम मंदिर की नींव नहीं रखी जा रही, ये तो राष्ट्र मंदिर की नींव रखी जा रही है। ऐसा राष्ट्र जहां कभी कोई भेदभाव ना है ना होगा, सभी को सम्मान और समानता मिलेगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम अर्बन नक्सल बोलते हैं, जिहादी ताकतें बोलती हैं, जो चाहते नहीं शांति हो, जो चाहते नहीं विकास हो। उन्होंने 2014 के समय लेटर्स लिखे थे, अरे मोदी जी अगर आ गए तो हम तो ये देश छोड़कर ही चले जाएंगे। वो अलग बात है कि ना किसी और देश ने उनको लिया और ना वो देश छोड़कर गए। फिर इंटॉलरेंस कैंपेन चलाई, अवार्ड वापसी कैंपेन चलाई कि आप किसी को इलेक्शन में हरा नहीं सके, आप किसी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हरा नहीं सके, तो इस प्रकार से भ्रम फैलाकर आप उस व्यक्ति को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं को कहते हैं अर्बन नक्सल जिहादी फोर्सेस, जिन्होंने फरवरी में दिल्ली में दंगे करवाए। अब 12 दिसंबर को 2020 को 2019 को मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया, मेजॉरिटी से पास हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ, प्रॉपर प्रक्रिया उसमें फॉलो की गई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज फॉलो। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया, 100 से अधिक पिटीशंस थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, यानी एक्ट इंप्लीमेंट हो गया है। तो आपको जो कहना है आप संसद में कहते, आपको जो कहना है आप कोर्ट्स में कहते, आप दिल्ली में दंगे करेंगे क्या? और दंगे भी कैसे किए? कहता क्या ये एक्ट? किसी को बताया नहीं। यहां से सभी लोगों ने बताया कि ये एक्ट कहता है कि पड़ोसी 3 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसमें 6 माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, जिनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है, जो भारत की शरण में आए हैं, 5 साल से यहां रह रहे हैं, हम उनको नागरिकता देंगे। सब भारतीय थे ना, वहां चले गए, रातों रात पाकिस्तानी हो गए ना, वहां रह रहे थे। हम लोग भी कितने लोग लाहौर से बाकी लोगों से यहाँ पर आए ना, हम तो आ गए, हमारा जो भाई वहां रह गया उसको तुम पाकिस्तानी मानोगे, और पाकिस्तान उसको अपना नहीं मान रहा, कोई तो उनके आंसू पहुंचेगा। हिम्मत चाहिए थी, जज्बा चाहिए थी, ये हिम्मत दिखाई तुरंत इलेक्शन में जीत कर आने के बाद। नहीं दिखाते ना, 5 साल तक बैठ जाते, इलेक्शन का इशू बना लेते। नहीं, ये थी भारत की अपेक्षाओं को पूर्ति का समय, भारत के सपनों की पूर्ति का समय जो कहा गया था। इसीलिए लॉ पारित किया, उन सबको सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन भ्रम क्या फैलाया गया, एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों को पकड़कर बाहर फेंक देंगे। जामिया में वायलेंस की गई, उसे शहीन बाग में दादियों नानियों को आगे कर दिया गया, वहां नफरत फैलाई गई। उसके बाद हमारे आपके घरों के बाहर हम क्या चाहते हैं, आजादी, ऐसे जुलूस निकले। और उसके बाद 22 फरवरी आधी रात को वहां पर जाफराबाद का मेट्रो स्टेशन को जाम कर दिया गया, और अगले दिन जाफराबाद रोड को जाम करके वहां पर दंगा फैला दिया गया। 50 से अधिक लोग मर गए। और भ्रम क्या फैलाया गया,
किसने मारा, किसको मारा, झूठ बोला गया इसके ऊपर। चार्जशीट में सब कुछ सामने आ गया ना कि किस प्रकार से ट्रंप ने यहां आया था तो साजिश रची गई। लेकिन इन अर्बन नक्सल और जिहादी फोर्सेस आज चुप नहीं है। जब तक मोदी जी ऊपर हैं, उनको पता है ये अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं होंगे तो यही लोग काबिज होंगे और यही लोग आपको हिंदू टेरर और सैफरन टेरर बोलेंगे और देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज मोदी जी हैं तो ये देश एक है। मोदी जी हैं तो दुनिया भर के भारतवंशी कह रहे हैं हम भी कभी भारत में जाकर वापस रहेंगे ना। वहां वो भी सोच रहे हैं कि हम भारत में वापस आकर रहेंगे। ये स्वर्णिम युग भारत का चल रहा है। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। कोरोना वायरस से जब पूरी मानवता पर खतरा आया, चाइना ने क्या किया, इसको छुपाया, पूरी दुनिया को संक्रमित किया। यूएसए ने क्या किया, गंभीरता से नहीं लिया, अर्ली लॉकडाउन नहीं किया, कितने ही लोग मारे गए। और यहां मोदी जी ने 22 मार्च ऑनवर्ड्स जनता कर्फ्यू लगा दिया, राष्ट्र को आह्वान किया गया, छोटी छोटी बातें कही गई। वहां कहा गया कि संग छद्वम संवद्वम समवो मनासी जानताम, यानी हम 130 करोड़ भारतीय हम एक साथ मिलकर विचार करें, एक साथ मिलकर बोले, एक साथ मिलकर चले, हमारा लक्ष्य एक हो, हम एक मन के हो। आप ताली बजाइए, आप थाली बजाइए, आप शंख बजाइए। ये जो डॉक्टर है ना, जो पुलिस है ना, ये जो कोरोना वॉरियर्स है ना, सफाई कर्मचारी, इनको थैंक्स बोलिए, इनका आप धन्यवाद कीजिए। उस समय की मुझे बॉडी लैंग्वेज याद है, वो भाषा याद है, जैसे घर का कोई बड़ा व्यक्ति समझाता है ना कि मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, आपको दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, देश हित है, आप घरों के अंदर रहिए, लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए। पूरे दुनिया ने मोदी जी के नेतृत्व को माना। आज पूरी दुनिया मोदी जी की ओर देख रही है। ट्रंप मिलते हैं, इंग्लैंड के लोगों से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं। आज शाकाहार पूरी दुनिया अपना रही है। संयमित जीवन जीना और मॉल्स के बिना भी हम रह सकते हैं, चेकतेन बुंजिता, ये दुनिया अपना रही है। आज ईरान में, इराक में, इटली में, चाइना में लोग बोल रहे हैं दाह संस्कार इज द मोस्ट साइंटिफिक, इको फ्रेंडली। वो कह रहे हैं हम दफनाएंगे नहीं, दाह संस्कार करेंगे। कर्मा का सिद्धांत दुनिया मान रही है और वसुदेव कुटुंबकम कि पूरा विश्व एक परिवार है। चाइना में कुछ होगा तो उसका जो असर है वो हिंदुस्तान में और बाकी जगह होगा ही होगा। आज भारत विश्व को गुरु के नाते बता रहा है। वो HCL जो भारत कह रहा है, भारत कह रहा है कि मास्क हमारे यहाँ नहीं बनता था, पीपी किट्स हमारे यहाँ नहीं बनती थी, और HCL की जो हमारी हाइड्रोक्लोरोक्विन थी वो कम थी, यहाँ आज दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। एक और हम हाइड्रोक्लोरोक्विन दे रहे हैं, पीपी किट्स दे रहे हैं, N95 मास्क दे रहे हैं, वेंटिलेटर दे रहे हैं, और दूसरी ओर हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनवा रहे हैं, हम ध्यान भी करवा रहे हैं, प्राणायाम भी करवा रहे हैं। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत जिसमें कहा है मैक्सिमम वस्तुओं को भारत में ही बनाओ, आयात कम से कम कर दो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, हम सब कुछ यहां बनाएंगे ना। मोबाइल एप्स जो चाइना की थी बैन कर दी गई। टिकटॉक गया तो चिंगारी आई, पबजी गई तो फौजी आया। जर्मनी ने, जापान ने कहा है कि चाइना से इंपोर्ट कम से कम करेंगे। भारत ने रेलवे के, टेलीफोन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, हजारों करोड़ रुपए के ठेके, वो रद्द कर दिए। चाइना के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल वातावरण दिया गया और गलवान में कहा गया कि 1 इंच भूमि नहीं देंगे। जितने भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थे, पूरी हमारी 3500 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा के ऊपर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस आज भारतीय सैनिकों के हाथ में हैं। ठीक है, बंदूक नहीं ले जा सकते, पर जब गुस्से में आते हैं ना तो हाथों से ही वो सर भी तोड़ सकते हैं और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ सकते हैं। इसीलिए आप देखिए जो मैगजीन है, अमेरिकन मैगजीन न्यूज वीक, उसने लिखा है कि जो चाइना के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, उनको जो भारत और सीमा का जो विवाद है उसमें मुंह की खानी पड़ी है। और आखिर में 2 छोटे उदाहरण दूंगी। देखिए, सरकारें आती जाती रहती, पर जिस प्रकार से मोदी जी ने संघर्ष देखा है, जिस प्रकार से पत्थर मारे गए, उनको चट्टानों में परिवर्तित करके वहां पर ध्वजा फहराई है, राष्ट्र की ध्वजा फहराई,
और ये जो है ना हेट इंडिया ब्रिगेड, ये शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि इनको पता है हेट इंडिया ब्रिगेड को कि हमें सब जगह से निकाला जा रहा है। लोकतंत्र में हम हार गए हैं, पर जहां जहां हम सिस्टम में बैठे हैं वहां से भी मोदी सरकार हमें निकाल रही है, हमें यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से निकाल रही है, हमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन से निकाल रही है। तो इसीलिए ये कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहे हैं, चाहे भीमा कोरेगांव को देखिए, दलित दंगों को देखिए, आज भी कर रहे हैं। तो एक है ये हेट इंडिया ब्रिगेड जो केवल क्वेश्चन उठाती है, अपने एसी कमरों से बाहर नहीं आती। और दूसरी ओर है मेक इंडिया ब्रिगेड जो मैं आप सबको देख रही हूं, और जो मेरे समक्ष राष्ट्रवादी शक्तियां हैं जो कहती हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। वो भूखे को खाना खिलाते हैं, वो गरीब को कपड़ा देते हैं, दवा देते हैं, वो परिवारों में, मोहल्लों में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एनजीओज हैं, आरडब्ल्यूज हैं, सबके साथ मिलकर उन्होंने कोरोना में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। एक बार जो द्वितीय सरसंघ चालक जी हैं संघ के, गुरु गोलवलकर जी, उनसे एक पत्रकार ने पूछा, उसने कहा आपके तो विचार परिवार में कूट कूट कर देश सेवा भरी, स्वयं सेवक कितनी समाज की सेवा करते हैं, चाहे बाढ़ आए, तूफान आए, भूकंप आए, आप इसका प्रचार क्यों नहीं करते? तो गुरुजी ने कहा कि आपके घर में माता जी हैं? पत्रकार ने कहा जी माता जी हैं। गुरुजी ने कहा कि क्या आप माता जी की सेवा करते हैं? उन्होंने कहा हम करते हैं। तो माता जी बीमार होती होगी, आप डॉक्टर के पास ले जाते होंगे, दवा लाते होंगे, आप पाँव दबाते होंगे, करते हैं? हाँ जी मेरी माँ है, सब करता हूँ। तो अगले दिन आपका इतना बड़ा समाचार पत्र है, उसमें छाप भी देते होंगे कि माता जी के लिए मैंने ये किया। तो गुस्से में आए पत्रकार, कहते मैं क्यों छापूंगा, मेरी माँ है, मेरा कर्तव्य है। तो गुरुजी ने कहा ये भारत हमारी माँ है और ये हमारा कर्तव्य है, हम प्रचार नहीं करते, हम उसकी सेवा करते हैं। लेकिन जो हेट इंडिया ब्रिगेड है वो क्या कहते हैं, भारत मेरी माता नहीं है, तो क्या भारत किसी के बाप का नहीं है, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। कोरोना के संकट के टाइम, माइग्रेंट लेबर के प्रॉब्लम के टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी के ऊपर वो भलाई नहीं करते, केवल क्वेश्चन उठाएंगे, अरे मोदी सरकार तो कुछ नहीं करे, वो तो एंटी दलित है, एंटी लेबर है, एंटी माइनॉरिटीज है, एंटी पुअर है। ये लोग दिल्ली में दंगे भड़काते हैं और फिर अपने एसी रूम से जाकर पीआईएल फाइल करते हैं कोर्ट को, कहने के लिए कि सरकार के काम में कैसे अड़ंगा अपनाया जा सके। तो इन्हीं के लिए वो घटना याद आती है कि एक बार एक फोटोग्राफर अफ्रीका में गया, अफ्रीकन फोटोग्राफर था, सूडान में गया। सूडान में गया, वहां भयंकर भूखमरी थी, भयंकर गरीबी थी। तो इसने एक फोटोग्राफ ली, वो फोटोग्राफ ली कि एक बच्ची वो खाने का जो कैंप है उस तक जा रही है और रास्ते में वो गिर जाती है, और एक गिद्ध है जो आंखें गड़ाए है कि कब ये बच्ची मरे और कब मैं इसको खा जाऊं। वो फोटोग्राफ उस पत्रकार ने ली और वो इतनी जबरदस्त पॉपुलर हुई फोटोग्राफ, वो जितनी अमेरिकन ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स है उन्होंने अपने फ्रंट पर उन फोटोग्राफ को छापा, पुलित्जर प्राइज मिला उस फोटोग्राफ को। तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटोग्राफर था, तो उससे कहा गया, पूछा गया कि हाउ मेनी वल्चर्स वर देयर, कितने गिद्ध थे वहां? तो फोटोग्राफर ने कहा एक गिद्ध था। तो उस ऑडियंस में से व्यक्ति ने कहा वहां एक गिद्ध नहीं था, वहां दो गिद्ध थे। एक वो गिद्ध जो उस बच्चे के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा गिद्ध जो फोटोग्राफ ले रहा था, बच्चे को नहीं बचा रहा था, फोटोग्राफ ले रहा था। इसलिए ये मेक इंडिया के अगेंस्ट में हेट इंडिया फोर्सेस जो है ये उस गिद्ध की भांति है जो भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे, बीमार को दवा नहीं देंगे, पर किस प्रकार से अड़ंगा लगाया जा सके, वैमनस्य फैलाया जा सके वो करेंगे। हम सभी को कहें लेट्स बी पार्ट ऑफ मेक इंडिया ब्रिगेड। संघर्ष तो आते, मोदी जी का जीवन हम देख लें, कितने संघर्ष आए, कितने चुनौतियां आई, पर जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। और आजकल हमारे लिए और सबके लिए कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।